गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ उमेश रावत। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश रावत अकेडमी में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि पता है बच्चों, आपका ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन चल रहा है। और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन में आज की कौन सी क्लास है हमारी बच्चों? 4th क्लास है। हाँ, आज की हमारी 4th क्लास है। इससे पहले हम 3 क्लासेज ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1, चैप्टर का नाम है रियल नंबर। उसकी 1.1 एक्सरसाइज हमने पूरी कवर कर ली है। उसके एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। 2 फंडामेंट उसकी थ्योरम्स थी, वो थ्योरम्स भी हमने वहाँ पे कवर कर ली हैं। तो बच्चों, अगर आप ये सीधा यही वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले आप वो वाली क्लासें जरूर देख के आएँ। इससे पहले की 3 क्लासें हैं, वो आप देख लीजिए, तभी आप ये क्लास देख पाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हो, आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट होगा। वो रिलेट करेगा 1.2 के चैप्टर से, 1.2 के एक्सरसाइज से, और 1.2 एक्सरसाइज की भी कुछ क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसको लिखा जा सकता है हिंदी में अंकगणित की आधारभूत अर्थमेटिक को क्या बोला जाएगा हिंदी में, उसको बताया था मैंने आपको। अर्थमेटिक को बोला जाएगा, अर्थमेटिक को भी लिख दिया, अंकगणित की आधारभूत पिरामिड। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। ठीक है, ये स्टडी करेंगे बच्चों आज की क्लास कवर करने से पहले। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है बच्चों कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। कि कोई भी डिविजिबल अगर संख्या है या नंबर है तो उसको किसकी फॉर्म में लिखा जाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, अभाज्य संख्या को सुनना बच्चों, कोई भी अगर अभाज्य संख्या है उसको कोई भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्या के गुणनखंडों में लिखा जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका 120 है, या इसको लिख लीजिए आप और कुछ लिख लीजिए 210। ठीक है, तो 210 को आप जब राइट करोगे तो 2 से क्या ये 1 पे 0 और 2 5 जा 10। 2 से आगे जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, आगे किससे जाएगा ये 3 से, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। फिर किससे जाएगा ये 5 से कितने पे 7 पे, और फिर किससे जाएगा ये 7 पे 1 पे। ठीक है, तो अब हम इसके फैक्टर देखेंगे बच्चों। तो जो फैक्टर आए वो क्या आए? 2 × 3 × 5 × 7। इसकी पावर 1, इसकी 1, इसकी 1 और इसकी 1। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है कि उनको घात, और इंग्लिश में बोला जाता है पावर। ठीक है, तो देखो कोई भी भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या को हमने किसके गुणनखंडों में लिख दिया? अभाज्य संख्या के गुणनखंडों में लिख दिया, प्राइम फैक्टर्स बना के लिख दिए। देखिए प्राइम फैक्टर ही तो है, देखो 2 किसी से डिवाइड नहीं होता, अपने आप से डिवाइड होता है, 3 किसी से डिवाइड नहीं होता, 5 किसी से डिवाइड नहीं होता, और 7 किसी से डिवाइड नहीं होता। लेकिन ये क्या है 210, ये तो डिवाइड होता है भाई, 2 से डिवाइड होता है ना, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों आपने यहाँ पे देखो क्या चीज़ समझी, जो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो ये बताती है कि कोई भी भाज्य संख्या है, कोई भी डिविजिबल नंबर है, आप उसको किस में लिख सकते हो? प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख सकते हो। तो इतनी बात आई समझ में। और लिखने का प्रारूप क्या होगा? ये होगा, देखिए सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर सबसे बड़ा। ऐसा नहीं है कि आप 7 को पहले लिख देंगे। ठीक है, जब तक कि आपको कहा ना जाए। तो बच्चों मैं इसकी डेफिनेशन इंग्लिश में भी बोल देता हूँ। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आल्सो कॉल्ड द यूनिक फैक्टराइजेशन, कि जो फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है
इसको बोला जाएगा यूनिक फैक्टराइजेशन मेथड बोला जाएगा, थ्योरम बोला जाएगा। एवरी डिविजिबल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन। किसके रूप में लिखा जा सकता है इसको? प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन के रूप में। और हिंदी वाले कैसे समझ सकते हैं कि इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। यही क्या है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है कि किसी भी संख्या को उसके गुणनखंडों के रूप में लिख देना क्या है? फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक के अनुसार लिखा जाता है। ठीक है, ये चीज फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक हमें बताती है, क्लियर करती है। इतना हो गया क्लियर? मैंने इंग्लिश में भी बोल दिया है, हिंदी में भी बोल दिया है, लिखने वाला कुछ नहीं है इसमें, बस समझने वाला था। डस्टर कहाँ है? तो बच्चों क्लास शुरू करते हैं। देखिए मैथ की बुक दे दीजिए मुझे, इंग्लिश में बोल दूंगा, हिंदी में बोल दूंगा। एग्जाम्पल नंबर बच्चों निकालिए, इंग्लिश वाले देखिए पहले। एनसीईआरटी का पेज नंबर 9, एग्जाम्पल नंबर 5। कंसीडर द नंबर 4 पावर n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4n ends with the digit 0. ठीक है कि क्या 4n की कोई ऐसी वैल्यू होगी, आप n की वैल्यू ऐसी रख सकते हो जहाँ पे 4n की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। ठीक है, तो ये आपको क्या है बताना है। हिंदी वाले दे दीजिए मुझे बुक, हिंदी वालों के लिए बोल देता हूँ। हिंदी वाले लिखिए, सुनिए। पेज नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 5। संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त हो कि 4n की वैल्यू क्या आ जाए? 0 आ जाए। क्या n की ऐसी कोई वैल्यू आप रख सकते हैं या नहीं रख सकते, या कोई ऐसी वैल्यू है या नहीं है? तो बच्चों इसका सॉल्यूशन करते हैं। बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं हिंदी में लगा देता हूँ। देखिए हिंदी में करते हैं पहले इसका सॉल्यूशन, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है ये। इंग्लिश एक बार हिंदी में कराऊंगा, एक बार इंग्लिश में कराऊंगा। देखिए पहले हिंदी में करा रहा हूँ बच्चों, तो इंग्लिश वाले बच्चे पेशेंस से देखें। देखिए यदि n इक्वल्स टू, यदि n के मान के लिए, यदि n के मान के लिए 4n इक्वल्स टू 0 हो, तो यदि n के मान के लिए 4n इक्वल्स टू 0 हो, तो ये अवश्य ही 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, क्यों होगा 5 से विभाज्य समझाऊंगा। और इसका या 4n का गुणनखंड 5 होगा। 4n का अभाज्य गुणनखंड 5 होगा। देखिए एक चीज याद रखिए बच्चों हमेशा कि 0 कैसे प्रोड्यूस होती है, 0 कभी भी कैसे बनती है किसी नंबर में। जब आप 2 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे एक बार, तो आपको एक 0 मिलेगा। याद रखना हमेशा। तो हमेशा याद रखना जब किस किस का जोड़ा बनेगा, 2 का और 5 का जब जोड़ा बनेगा, तो आपको क्या मिलेगा? 0 हमेशा जब मिलेगा आपको। आप कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या करके देख लीजिए, डिवाइड मल्टीप्लाई, वहां पर अगर 0 बन रहा है तो 0 किस किस से बनेगा? केवल 2 और 5 से बनेगा। चाहे वो 2 किसके रूप में लिखा हो बच्चों? ऐसे लिख रहा हो 4 × 5, ऐसे लिख रहा हो
तो यहाँ पे देखोगे तो ऐसे ही होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो बन गया ना एक जोड़ा। तो हमेशा आप देखोगे बड़ी से बड़ी संख्याओं में बच्चों जीरो कहाँ बनेगा, जीरो वहाँ बनेगा जहाँ पर 2 और 5 का एक जोड़ा बनेगा। तो वो कह रहा है कि जब यहाँ पे जीरो आएगा तो भाई ये सीधा सीधा किससे भाग होगा, 5 से विभाज्य होगा, और 5 से विभाज्य होगा तो 5 क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, 5 क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा। डस्टर कहाँ है? लेकिन अब आप देखोगे बच्चों, लेकिन जब हम इसको टुकड़े करके देखेंगे, लेकिन 4n को जब आप तोड़ोगे तो 4n को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2n। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ 2 दूनी 4, एक पावर और एक पावर ही हो जाएगा, 2 की पावर 2 और n को लिख दूंगा मैं बाहर, 2 की पावर 2 और n को लिख दूंगा मैं बाहर। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 2 की पावर 2 × n। ठीक है, 2 की पावर 2 × n। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं बच्चों, तो यहाँ हम देखते हैं कि 4n में अभाज्य गुणनखंड 2 आता है। क्या आता है, 2 आता है। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, 5 तो नहीं आ रहा, और जीरो कब बनेगा, जब 5 आएगा, और जब 5 नहीं आ रहा है तो क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। कि हमने टुकड़े करके देखे हैं भैया, टुकड़े तो बना के देखे हैं आपने, टुकड़ों में आपने देखा कहीं यहाँ पे आपको 5 दिखा है। ठीक है, तो 2 क्या आता है, 2 ही आता है। और इसने क्या बोला था एग्जाम क्वेश्चन में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, और तो अंकगणित फिर मैं इस बात की सत्यता देती है या इस बात की पुष्टि करती है n में अभाज्य गुणनखंड दो ही आ सकता है। तथा n की किसी वैल्यू के लिए, n की किसी मान के लिए 4n = 0 नहीं होगा। ठीक है, 4n = 0 नहीं होगा। कि भाई हमने यहाँ पे देखा कि भैया फैक्टर जब हमने करे तो क्या आया, केवल 2 आया, 5 तो यहाँ दूर दूर तक है ही नहीं। और 0 कब बनेगा, जब 5 आएगा, और जब 5 नहीं आ रहा है तो 0 नहीं बनेगा। क्या आ रहा है हमारा, 2 आ रहा है। और जब 2 आ रहा है तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपने पढ़ी थी, आधारभूत अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इस बात की क्या करती है, पुष्टि करती है कि 4n में अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, 2 ही आ सकता है। और तथा n के किसी भी मान के लिए 4n क्या है, 0 नहीं आ सकता। ये क्या हो गया, हमारा सिद्ध हो गया। तो हिंदी वाले जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद इंग्लिश वालों को कराऊंगा। तो देखिए इंग्लिश वाले बच्चे देख लीजिए, इंग्लिश वाले बच्चों का सॉल्यूशन करूंगा इसी एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल नंबर 5 का। हिंदी वाले बच्चों का हो गया होगा, तो हिंदी वाले बच्चे अब आराम से बैठें और देखें। कोई वर्ड अगर इंग्लिश का हो सकता है, देखो इंग्लिश आपको भी सीखनी है हिंदी वाले बच्चों को, तो आराम से देखें, हो सकता है आपको समझ में आ जाए और आपके आगे यूज में आए कहीं ना कहीं वो वर्ड। तो देखिए अभी ये क्लास बराबर बेनिफिशियल होगी हिंदी वाले बच्चों के लिए भी और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी। एक बार मैं फोकस देख लेता हूँ इसका। ठीक है, देखिए, कंसीडर द 4n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4n ends with digit 0। ठीक है, वही है कि हमें यहाँ पे ये शो करना है या ये प्रूव करना है कि 4n 0
कि 4n की कोई वैल्यू 0 पे एंड होगी या नहीं होगी, अगर कोई n की वैल्यू पुट करें तो देखिए लिखेंगे हम इफ द नंबर 4n वर एंड विद डिजिट 0, कि भाई अगर ये डिजिट 0 पे एंड होगा, अगर 4n डिजिट 0 पे एंड होगा, देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5, ठीक है, इट मस्ट बी डिविजिबल 5 एंड here is 5 is prime factor of it, कि भाई if this number will end with digit 0 then it must be divisible by 5, ये divisible होगा बच्चों 5 से, and here 5 is prime factor of it, और 4n का जो 5 है क्या होगा, प्राइम फैक्टर होगा ही होगा। क्यों, कभी भी बच्चों जब एक 0 आपकी प्रोड्यूस होती है तो 0 प्रोड्यूस होती है वो 5 और 2 की मल्टीप्लाई से होती है। जब आपको 5 और 2 का क्या मिल जाएगा, 1 पेयर मिल जाएगा, तो आपका 1 0 क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। देखिए आप ऐसे करके देख लीजिए, 4 मल्टीप्लाई बाई 5, आपको ये लग रहा होगा कि भाई 4 और 5 से भी तो आ जाता है 0, तो बच्चों 4 और 5 से भी तभी आता है जब आप 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो देखिए यहाँ पे भी क्या पेयर बना बच्चों, 5 और 2 का बना। आप और सोच लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने सोचा 8 मल्टीप्लाई बाई 5, तो यहाँ पे भी इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ मैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो देखिए हर जगह आपको क्या मिलेगा, 2 और 5 का पेयर मिलेगा ही मिलेगा, तब जाके आपकी 1 0 क्या होगी बच्चों, प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर अगर 0 प्रोड्यूस होती है तो देखिए 5 क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, 5 क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। और मल्टीपल का मतलब है क्या है, ये यहाँ पे ये 5 से डिविजिबल होगा और 5 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर होगा। बट मैं रफ कर देता हूं, बट डियर स्टूडेंट्स आप देखेंगे 4n के जब आप फैक्टर करोगे तो आप ऐसे करोगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू n, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2n, ये हो गया। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे फैक्टर क्या निकल के आ रहे हैं इसके, केवल 2 मल्टीप्लाई बाई 2 निकल के आ रहे हैं फैक्टर। तो जब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इसके फैक्टर निकल के आ रहे हैं, सो लिख लीजिए आप, सो 5 इज नॉट पॉसिबल इन 4n एज प्राइम फैक्टर। 5 क्या होगा बच्चों, नॉट पॉसिबल होगा, पॉसिबल हो नहीं सकता एज प्राइम फैक्टर इन इट। तो इतनी बात समझ में आ गई कि भाई 5 तो पॉसिबल ही नहीं है इसमें प्राइम फैक्टर के तौर पे, और जब 5 पॉसिबल नहीं है तो क्या पॉसिबल है, तो लिखिए आप लिख सकते हैं, जब 5 पॉसिबल नहीं है तो क्या आएगा, सो द ओनली प्राइम फैक्टर, सो द ओनली प्राइम फैक्टर of of 4 power n is, so the only prime factor of 4 power n is 2, and fundamental theorem of arithmetic, fundamental theorem of arithmetic गारंटीज इट, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक क्या करती है, इसकी गारंटी देती है कि क्या होगा, केवल 2 ही इसका क्या होगा, प्राइम फैक्टर होगा, 2 के अलावा कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक गारंटीज इट, guarantees it that there are no other prime factor, that there are no other prime factor
अदर प्राइम फैक्टर, कि भी यहाँ पे कोई भी अदर प्राइम फैक्टर नहीं होगा। सो आप लिख सकते हैं देयर इज नो नेचुरल नंबर n for which 4n ends with 0. So there is no natural number. So there is no natural number for which 4n equals to 0। ठीक है, कि n का ऐसा कोई भी मान नहीं होगा, कोई भी वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए 4n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखो मैथ की एक स्पेशलिटी होती है बच्चों, आप इसको हिंदी में समझ लो या इंग्लिश में समझ लो, समझने वाली चीजें हैं यहाँ पे, बाकी तो ये सब लिखना है। देखिए समझने वाली चीजें क्या है बच्चों, वो ये कह रहा है कि 4n क्या 0 पे एंड हो सकता है। हमने देखा अगर 0 पे एंड होगा तो भैया ये 5 से डिविजिबल होगा, लेकिन ये 5 से डिविजिबल हो ही नहीं रहा है क्योंकि इसके फैक्टर सीधे सीधे दिख रहे हैं। 2 आ रहा है, जब 2 आ रहा है तो 5 पॉसिबल नहीं है, और 2 आ रहा है और 2 की ही गारंटी कौन ले रहा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ले रहा है। तो क्या हो गया इसका सीधा सीधा फैक्टर क्या होगा, प्राइम फैक्टर 2 हो गया। और n का ऐसा कोई भी नेचुरल मान नहीं हो गया, नेचुरल नंबर नहीं होगा जिसके लिए 4n क्या आ जाए, आपका 0 पे आपका एंड हो जाए। सो इट इज नॉट पॉसिबल। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, ये आपका फिनिश हो गया है। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा डाउटफुल चीज छोड़ी नहीं थी हमने। एक बार फोकस चेक कर लेता हूँ। हाँ कर लिया, ठीक। देखिए भाई बच्चों ये बिल्कुल लाइव क्लास है आपकी, लाइव ट्यूशन है और डेली अपडेट तो होगा। और आज का डेट भी बता देता हूँ मैं, आज का डेट है आपका, इससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि लाइव है। डेट है आपका बच्चों कितना है, 16 जुलाई 2020। ठीक है, तो आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं है। देखिए बच्चों अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6। फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी, कि भी आपको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है किसका, 6 and 20 का। ठीक है, 6 और 20 का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। तो देखिए यहाँ पे एक ही बार में सॉल्यूशन हो जाएगा हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चों का। तो देखिए और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है बच्चों। तो सबसे पहले देखिए 6 के निकाल लीजिए प्राइम फैक्टर, 2 से करिए 3 पे गया, 3 से करिए 1 पे गया। कब तक करेंगे बच्चों, जब तक यहाँ पे हमें 1 नहीं मिल जाता नीचे। उधर से 20 को कैरी कर लिया, 2 से जाएगा 10 पे, 2 से गया 5 पे, और फिर किससे जाएगा, 5 से गया 1 पे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले 6 को ले लीजिए, 6 को लिख दूंगा मैं 2 × 3। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे देखो 2 की पावर भी 1, 3 की पावर भी 1, क्योंकि एक एक बार है। 2 की घात 1, 3 की घात 1, हिंदी में इनको बोला जाता है घात, इंग्लिश में बोला जाता है पावर्स। ठीक है, 20 को लिखेंगे बच्चों 2, देखिए कितनी बार 2 है, 1 और 2, तो इसको लिख दूंगा 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए देखो सबसे पहले हमें एचसीएफ निकालना है बच्चों। एचसीएफ सबसे पहले मैं समझा देता हूं कि कैसे देखा जाता है एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले देखो, चाहे वहां पे 2 नंबर हो, 3 नंबर हो या 4 नंबर हो, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, कितने नंबर हो, आप क्या करोगे, जो भी उनके फैक्टर हैं, गुणनखंड है, उनमें देखोगे भी जो कॉमन है दोनों में आ रहा है। तो दोनों में क्या आ रहा है बच्चों, यहाँ पे 2 आ रहा है। जो दोनों में आ रहा है उसका सबसे छोटी वैल्यू देखेंगे, छोटी पावर। तो भाई देखो 2 की पावर 1 यहाँ है, 2 की पावर 1 2 यहाँ है। आपने कहा कि 2 दोनों में आ रहा है, 2 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है।
तो बच्चों HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 की सबसे छोटी पावर देखेंगे जो दोनों में है। तो 2 की सबसे छोटी पावर क्या है, 2 की पावर 1। तो प्यारे बच्चों इसका HCF क्या हो गया, 2 की पावर 1, 2 टू पावर 1। तो HCF निकल के आ गया कितना आपका 2। ठीक है, क्या देखा हमने, 2 की सबसे छोटी क्या देखी, पावर देखी, तो क्या निकल गया हमारा HCF निकल गया। इसको मैं हिंदी में लिख दूंगा, देखो ये तो हो गया काम खत्म यहाँ पे। अब मुझे थोड़ा लिखना पड़ेगा, दोनों संख्याओं में, इंग्लिश वालों के लिए भी लिखूंगा, दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है बच्चों हिंदी में कॉमन, सॉरी इंग्लिश में कॉमन, उभयनिष्ठ होता है जो दोनों में होता है, दोनों में, तीनों में, जितने भी डिजिट वो नंबर दे रखे हैं आपको, दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात की पावर क्या है, 1 है। तो HCF किस किस का, 6 और 20 का कितना होगा, 2। ठीक है, दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात क्या है, देखो जो जो टुकड़ा दोनों में आ रहा है बच्चों, 2 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, फिर क्या करेंगे, 2 की सबसे छोटी पावर देखेंगे। तो 2 की सबसे छोटी पावर कहाँ है, ये रही, तो ये क्या होगा, HCF होगा। ठीक है भाई, तो दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात 2 की पावर 1 क्या है, उसका HCF होता है। क्लियर है, देखो सबसे पहले तो मैंने आपको देखना सिखा दिया कि देखते कैसे है, जो दोनों में कॉमन है और उसमें सबसे छोटी पावर उसको उठा के HCF बना देंगे। ठीक है, अच्छा अब इंग्लिश में आप इसको कैसे लिखोगे, इंग्लिश में लिखने के लिए आप ऐसे लिख देना, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। ठीक है, वही क्या होगा आपका HCF होगा, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है पेज नंबर 10, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। कि भाई प्रोडक्ट किसका, स्मॉलेस्ट पावर्स का, ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, कि वो कॉमन फैक्टर जो दोनों में, देखो दोनों में हो और उसका सबसे छोटी पावर को क्या होगा, आपका HCF होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका LCM निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, इसका LCM, और LCM में देखिए क्या करेंगे, मैं इनको थोड़ा सा मिटा दूं, थोड़ा सा रफ करके मैं, चलो यहाँ कर लेता हूँ, कोई बात नहीं कर रहा था। अब इनका LCM निकालेंगे बच्चों, LCM निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, देखिए LCM निकालने के सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, 2, और 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 2। तो हमेशा याद रखना 2 की पावर 2, देखो जो सबसे बड़ा होगा और कॉमन होगा उसको तो लेंगे ही लेंगे, बाद में जो बच जाएगा उसे भी ले लेंगे। देखिए क्या बचा फिर, 3 की पावर 1, और क्या बचा उधर, 5 की पावर 1। अब आप सोच रहे होंगे 2 की पावर 1 क्यों नहीं लिया, देखो 2 की पावर 1 तो इसी में आ गया ना, 2 में, भाई 2 की पावर 2 में 1 भी तो है यहाँ पे। तो देखिए क्या करेंगे कि भाई जो दोनों में होगा सबसे पहले उसकी सबसे बड़ी पावर ले लेंगे, बाकी बाद में जो भी बच जाएगा। अब देखिए अगर आपने 2 की पावर 2 ले लिया है या 2 ले लिया है तो और आपको बाद में 2 लेने की जरूरत नहीं है, चाहे यहाँ पे आप 2 की पावर 1 होता, ठीक है, मान लो यहाँ पे 2 की पावर 4 होता बच्चों, 2 की पावर 4 लेने के बाद हमें ना तो ये 2 की पावर 1 लेना पड़ता है, यहाँ 2 की पावर 3 होता उसको भी नहीं लेते। ठीक है, एक बार सबसे बड़ी पावर लेके LCM में उसको रख देंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या हमारा बच गया। ठीक है, अभी और क्लियर करा दूंगा, तो एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से करा के। ठीक है, तो देखिए अब इसको लिखेंगे क्या बच्चों हिंदी में, इंग्लिश में बताऊंगा कि भाई मुझे मैथ की बुक दो एक बार, थोड़ा सा उसमें लैंग्वेज का क्लियर हो जाता है। इसको लिख लेंगे दोनों संख्याओं में संबंधित, दोनों संख्याओं में
संबंधित सबसे बड़ी घात ही एलसीएम होगी। ठीक है, दोनों संख्याओं में संबंधित घात सबसे बड़ी घात ही क्या होगी, एलसीएम होगी। ठीक है, तो देखो दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी घात कौन सी थी, 2 की पावर 2, और बाद में क्या ले लिया आपने, जो भी आपका टुकड़े बचे हुए थे वो भी आपने क्या कर लिए, ले लिए। तो आपका क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। आप इनका करके देखो, भी देखो ये कितना है बच्चों, 2 की पावर 2 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 15। देखो 4 3 12, 12 बन जाए 60। तो एलसीएम क्या निकल गया बच्चों, इसका एलसीएम निकल गया इनका 60 निकल गया, और एचसीएफ कितना निकला 2। क्लियर है। अब जल्दी से नोट कर लीजिए, इसमें कुछ और बताऊंगा मैं। सबसे बड़ी, सॉरी, सबसे बड़ी घात की एलसीएम होगी। प्रत्येक लिख लेना यहाँ पे, संख्याओं में संबंधित प्रत्येक अभाज्य गुणनफल। रुक जाओ मैं कैसे लिख देता हूँ, संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। ठीक है, दोनों संख्याओं में संबंधित प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। देखो आपने देखा भाई यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, तो 2 की सबसे बड़ी पावर ले लिया आपने, ये ले लिया। फिर आपने देखा 3 है, चाहे 3 दोनों में नहीं है लेकिन 3 है तो सही, फिर 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 1 है, वो ले लिया। फिर आपने देखा 5 की सबसे बड़ी पावर क्या है, दोनों में 1 है, तो 5 को ले लिया। मतलब दोनों संख्याओं में से हर एक नंबर लिया जाएगा, लेकिन वो लिया जाएगा जिसकी सबसे बड़ी पावर होगी। मान लो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, सॉरी 2 की पावर 1 है, और यहाँ 2 की पावर 2 है, तो देखो 2 लिया तो सही हमने, लेकिन क्या लिया, सबसे बड़ी पावर के रूप में लिया। क्लियर है इंग्लिश वाले बच्चे? इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इसको, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्स इन द नंबर। कि प्रोडक्ट किसका, ग्रेटेस्ट पावर का, जो रिलेट करेगी दोनों नंबर से, उनका प्रोडक्ट ही क्या होगा, आपका एलसीएम होगा। जल्दी से नोट कर लो, इंग्लिश वाले लिख लेना। बच्चों आपने नोट कर लिया होगा, मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है बच्चों। अगले देखो इंग्लिश वाले बच्चे, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम नंबर, सॉरी ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। देखिए आपको प्रोडक्ट करना है किसका, एचसीएफ निकालने के लिए जो कॉमन नंबर है, ईच कॉमन नंबर और उसकी स्मॉलेस्ट पावर का, वही क्या होगा, आपका एचसीएफ होगा। देखो आपने देखा था कि ईच कॉमन फैक्टर क्या है, ईच कॉमन फैक्टर है 2 और इनकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1, तो 2 की पावर 1 क्या हो गया, आपका एचसीएफ हो गया। एलसीएम में क्या करना था आपको, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, ग्रेटेस्ट पावर सबसे पहले देखिए, ग्रेटेस्ट पावर क्या है ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ईच प्राइम फैक्टर की ग्रेटेस्ट पावर का प्रोडक्ट करना है। तो देखो 2 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है बच्चों, 2 की पावर 2, 3 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है 1, और 5 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है 1। तो इनका जब आपने प्रोडक्ट किया तो क्या है आपका 60, और ये क्या आपका एलसीएम है। हिंदी वाले बच्चे देखिए, दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल क्या होगा, एचसीएफ होगा। देखो सबसे छोटी घात क्या है दोनों में, 2 की पावर 1, और तो कोई दोनों में आपस में मिलना ही ना भी, 2 ही मिल रहा है, तो इसलिए 2 की पावर 1। एलसीएम में क्या निकालेंगे बच्चों, कि भाई हर एक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी पावर की गुना करनी होगी। तो देखिए 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है 2, 3 की सबसे बड़ी पावर क्या थी 3 की पावर 1, और 5 की सबसे बड़ी पावर 5 की पावर 1, और इनका गुणनफल ही क्या होगा, एलसीएम होगा। क्लियर है अब है? ठीक है, बढ़ूँ आगे। देखिए बच्चों मैं यहाँ से कुछ चीज़ क्लियर करूँगा, यहाँ से एक रिजल्ट निकलेगा और वो रिजल्ट आपका काम आएगा एक्सरसाइज 1.2 में। कुछ बच्चे समझ गए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। देखिए आपने देखा था यहाँ पे नंबर्स क्या थे,
6 एंड 20, और इनका HCF क्या निकला था बच्चों? HCF निकला था कितना? 2, और LCM कितना निकला था? 60, ये निकला था भाई। अब आप बच्चों एक चीज देखो कि जब आप दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर, तो 6 मल्टीप्लाई जब आप 20 करोगे तो कितना आया बच्चों? 120 आया। भाई पहले नंबर की मल्टीप्लाई आपने सेकेंड नंबर के साथ कर दी, फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट आया आपका 120, गुणनफल कितना आया? 120। और जब आप बच्चों मल्टीप्लाई करोगे किसकी? HCF की और LCM की, तो देखिए क्या मिलेगा आपको? HCF है 2 और LCM कितना है? 60, तो भी क्या मिला आपको? 120 मिला। क्या मिला? 120 मिला। तो आप देखोगे बच्चों कि दो नंबर्स की मल्टीप्लाई भी 120 आई है, और दो नंबर्स के HCF और LCM की मल्टीप्लाई भी क्या आई है? 120 आई है। तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं क्या? पहले हिंदी में लिखता हूँ कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा प्यारे बच्चों HCF और LCM की गुना के बराबर। ठीक है, ये देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके? HCF और LCM की गुना के बराबर। लास्ट क्वेश्चन से हमने ये देखा। इंग्लिश वाले बच्चे ऐसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू क्या होगा? HCF मल्टीप्लाई बाई LCM। और ये क्या होता है आपका? वो रूल बनता है जो आपके एक्सरसाइज 1.2 में यूज होगा। ठीक है, कैसे यूज होगा मैं बताता हूँ। आपको क्या करेगा? टू नंबर्स में से एक नंबर दे देगा, दोनों नंबरों में से एक नंबर दे दिया, और क्या दे देगा? HCF और LCM दे देगा, और आपसे क्या पूछेगा कि मुझे दूसरा नंबर बताइए कि दूसरा नंबर क्या है। या आपको क्या दे देगा? दोनों नंबर दे देगा, और क्या दे देगा? HCF दे देगा, और क्या पूछ लेगा आपसे? LCM। तो इसी फॉर्मूले से 3-4 चीजें आपकी निकल के सामने आ जाएंगे। क्लियर है बच्चों? ये चीज क्लियर हो गई? रफ कर दूं? पूछो, कुछ पूछना? ठीक, ओके। अभी मैं आपको कुछ सिखाने के लिए बोल रहा था मैं कि HCF LCM में भी कुछ बच्चों को दिक्कत है ना? तो HCF LCM कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में। मैं एक निकाल लेता हूँ, सॉरी बच्चों, यहाँ पे 6 हो गया था बाय मिस्टेक, मुझे अभी पता लगा। कई बार क्या होता है देख नहीं पाते हम। तो देखिए HCF आपका यहाँ पे 2 है बच्चों, तो अब आएगा ना 160, क्योंकि 6 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करोगे तो ज़्यादा आ जाएगा ना। देखो HCF 2 ही तो आया था लास्ट वाले क्वेश्चन में, और LCM कितना आया था? 60। तो इट्स ए सिली मिस्टेक। 60 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 120, और देखो दोनों नंबर्स क्या थे? 6 और 20 इक्वल्स टू 120। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। तो देखिए बच्चों, मैंने अभी बताया था, अभी बच्चों को कुछ समस्या आ रही है HCF और LCM निकालने में, तो बिल्कुल डिटेल से कर लेते हैं, क्योंकि हमारा काम है सीखना, और सीख के जाएंगे भी बिल्कुल। देखिए बच्चों, मैं कहूँ आपसे मुझे 20 और 15 का LCM और HCF निकालिए। ठीक है, अब यहाँ पे नो थ्योरी, सीधा सीधा समझाऊंगा, कोई थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा, और ये बस समझा रहा हूँ ये। ठीक है, नोट मत करना बेशक से, आप देख लेना। देखो 20 का निकालिए बच्चों और 15 का निकालिए, जल्दी से करिए फैक्टर। करिए बच्चों, आप भी बिना बोर्ड पे देखे फैक्टर करिए। आप लोग भी बिना देखे वो करिए नोटबुक में। 2 से गया 10 पे, सॉरी मैं नहीं बोलूँगा, देखते हैं कौन जल्दी करता है। हो गए, वेरी गुड। देखिए बच्चों 20 के फैक्टर क्या निकलेंगे इधर देख लीजिए। 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और 5 की पावर 1। और 15 का क्या निकल के आया बच्चों? 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था HCF निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों? सबसे पहले देखते हैं कॉमन। कॉमन क्या है यहाँ पे? 2 और 5। अब सब, सॉरी 2 तो है नहीं, 5 ही कॉमन, सॉरी 5 ही तो है कॉमन। तो 5 कॉमन है, और 5 की सबसे छोटी पावर कौन है? 1 ही है, तो क्या ले लेंगे? 5 की पावर 1। तो ये तो हो गया बच्चों आपका HCF। और LCM क्या होगा बच्चों? देखिए LCM में क्या करेंगे, जितने भी फैक्टर है दोनों नंबर्स के
उनमें सभी की सबसे बड़ी बड़ी पावर ले लेंगे। जैसे शुरुआत करते हैं 2 से, तो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या है बच्चों 3, देखो सीरीज से लेंगे ना, 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है 1 मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या बच्चों 5, और 5 की सबसे बड़ी पावर 1, तो इसका एलसीएम देखिए बच्चों 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो ये क्या आपका आंसर है। तो देखिए बच्चों आपने देखते ही देखते निकाल दिया क्या, एचसीएफ निकाल दिया और एलसीएम भी निकाल दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद फिर अपना कंटिन्यू करेंगे जो पढ़ रहे थे। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है बच्चों, जिससे हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन, मतलब फैक्टर कर करके, गुणनखंड कर करके ही आप निकालो। 16 ले लिया और 48 ले लिया बच्चों, कभी आप भी निकालिए फैक्टर, मैं भी निकालता हूँ, कौन जल्दी निकालता देखते हैं। निकाल दिए, देखिए बच्चों इधर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 में देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 2 की पावर 4, उसके बाद 48 का ले लिया बच्चों, 48 का 2 कितनी बार आ रहा है और 3 की पावर 1, तो बच्चों इसका एचसीएफ क्या हो गया बताना, क्या नहीं खुल के बताओ, बिल्कुल संशय में नहीं, बिल्कुल क्लियर है, गलत है तो मैं सही करूँगा। 2 की पावर 4, देखिए दोनों में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और सबसे छोटी पावर क्या है यही तो है भाई, बड़ी पावर ही खुद यही है और छोटी भी यही है, अब इससे छोटा कोई है ही नहीं तो इसी को लेना पड़ेगा 2 की पावर 4, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा एलसीएम में क्या निकालना पड़ेगा हमें, एलसीएम निकालिए भाई, 2 से शुरुआत करते हैं, 2 की सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, तो देखिए क्या निकल जाएगा, देखो ये तो हो जाएगा 16 और ये कितना निकल जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, सॉरी नोट नहीं करना है, क्लियर हो गया होगा आपको एचसीएफ एंड एलसीएम। अब कंटिन्यू करते हैं बच्चों जो हम पढ़ रहे थे। देखिए बच्चों थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हो गया है, वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी बन गई है, वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक किया था हमने पहले, उसके बाद वो फॉरेन वाला क्वेश्चन किया है हिंदी और इंग्लिश में, तो वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी बन रही है, इसको अपलोड करने में हमें थोड़ी समस्या आ सकती है, इसलिए हम वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। अभी हमने देखो क्या पढ़ा है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ा है, दूसरा उसके बाद फॉरेन वाला क्वेश्चन पढ़ा था, तीसरा ये क्वेश्चन पढ़ा था, ठीक है 2 and 20 6 and कौन सा था 6 and 20 वाला, और तीसरा हमने अभी ये एग्जाम्पल कर लिए। तो आई होप आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। अब आपको देखो एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना आ गया है, तो आप एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल से कर लेना कल, और उसके बाद आप एक्सरसाइज 1.2 भी शुरुआत कर सकते हो, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। अगर हो जाते हैं बच्चों आपसे तो अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो नेक्स्ट डे कल मैं आपको फिर कराऊंगा, ठीक है। तो डोंट वरी, घबराने वाली बात नहीं है। देखो अगर वीडियो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों के साथ क्या करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। देखो बच्चों, देखो अच्छा लगता है हमें जब हम मेहनत करते हैं ना और सामने से आपकी तरफ से कोई सपोर्ट मिलता है, या आप लाइक करते हो या शेयर करते हो या सब्सक्राइब करते हो, तो हमें थोड़ा मोटिवेट होते हैं हम आपकी तरफ से, और जब हम मोटिवेट होते हैं तो फिर और अच्छा काम करते हैं। तो बच्चों कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाने की, वीडियोस को लाइक करो और शेयर करो दबा के, ठीक है भाई। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आपका दिन शुभ हो।